नमस्कार दोस्तों, राठौर साइंस क्लास में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजी बायोलॉजी से संबंधित हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके प्रकाश से संबंधित है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपके श्वसन से संबंधित है। श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखें और क्वेश्चन की महत्ता को समझें, जो आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको आप अच्छे से देखें और क्लास को समझें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न है आपका, कोसा में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ होती है? अर्थात कोसा में जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपन्न होती है वो कहाँ होती है? कोसा द्रव्य में, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रियम और जीव द्रव्य में। तो सही आंसर क्या हो जाए आपका? कोसा द्रव्य में। कहाँ पे? कोसा द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकर ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट कब बदलेगा? जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है तो इसमें दोस्तों ग्लूकोज के साथ में हम लोग हेक्सोकाइनेज को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? हेक्सोकाइनेज को जोड़ते हैं और यही क्या करता है, इसको बदल देता है कि इसको ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा दूसरे का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी के अंतिम बॉन्ड होता है कि टूटने पर कितनी ऊर्जा निकलती है? आप याद रखिएगा कि जब एटीपी का बॉन्ड टूटता है तो सभी बॉन्ड के टूटने पर 7.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा मुक्त होती है। आपका यहाँ आंसर नंबर 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र होता है, क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? आपको ये बताना है। तो राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोसा द्रव्य में और हरित लवक में। तो आपका चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे ब सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन गुणांक को किस प्रकार लिखते हैं? जब श्वसन गुणांक की बात करते हैं तो आप जानते हैं श्वसन गुणांक जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम अपान ऑक्सीजन का वॉल्यूम या अवशोषित ऑक्सीजन का वॉल्यूम, ये कुछ ऐसे होगा। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना वैल्यूम जो उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड उसका कितना वैल्यूम उत्सर्जित हो रहा है और कितना ऑक्सीजन लिया जा रहा है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? श्वसन गुणांक होता है, रेस्पिरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, कोसेंट होता है। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पे पांचवें का सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छठवां क्वेश्चन है कि श्वसन की प्रथम महत्वपूर्ण क्रिया है। जब श्वसन कहीं पे श्वसन क्रिया संपन्न होती है, शुरू होती है, तो उसकी महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी होती है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों कि श्वसन गुणांक को किस प्रकार लिखते हैं? रेस्पिरेटरी कांस्टेंट किस प्रकार लिखते हैं? आप जानते हैं रेस्पिरेटरी कांस्टेंट में से होता है टोटल वॉल्यूम या उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड आयतन में बटे अवशोषित ऑक्सीजन आयतन में। तो ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी कांस्टेंट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5वें का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन की प्रथम महत्वपूर्ण क्रिया है। श्वसन की प्रथम महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी है? क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलिसिस, किण्वन और जल अपघटन। तो यहाँ पे छठवें का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिसिस सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस से श्वसन की शुरुआत होती है। जब श्वसन की शुरुआत ग्लाइकोलिसिस होती है तो उसमें जो पहली प्रक्रिया होती है, चाहे वो आक्सीय श्वसन हो और चाहे अनाक्सीय श्वसन हो, दोनों एक समान होती है। लेकिन उसके कुछ समय बाद जब ऑक्सीजन के साथ में ग्लूकोज को जोड़ा जाता है, ये C6 और ये आपका है ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, तो इस केस में जब जहाँ शुरू होती है ग्लाइकोलिसिस, वहाँ से अनाक्सीय श्वसन अलग हो जाता है और आक्सीय श्वसन अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मांसल पौधों में रात के समय श्वसन गुणांक का मान होता है। अब मांसल पौधों में रात के श्वसन गुणांक का मान कितना होगा? हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि जितने भी मांसल पौधे होते हैं, मांसल पौधे जैसे अपुंसिया कह लें हम, अपुंसिया, या इसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? नागफनी कहते हैं। तो नागफनी में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता ही नहीं है, है ना। जब ऑक्सीजन का उत्सर्जन होगा नहीं तो रेस्पिरेटरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ग्लाइकोलिसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं? ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम क्या है? तो EMP मार्ग है, TCA मार्ग है, HMP मार्ग है और AMP मार्ग है। तो सही आंसर हो जाएगा 8वें का ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कौन? EMP मार्ग, इम्बेडन मेयर हॉफ पाथवे। ठीक है, नहीं, इम्बेडेड मेयर ऑफ परनास पाथवे, ये होगा आपका EMP, जिसे हम लोग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोटीन युक्त दाल में श्वसन गुणांक का मान होता है।
प्रोटीन युक्त दाल में शोषण गुणांक का मान होता है 0, 1 से कम, 1 या 1 से ज़्यादा। तो 9वें का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 से कम। क्योंकि जब प्रोटीन की बात करेंगे तो जब आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों का शोषण गुणांक क्या होगा? 1 से कम ही होगा, अर्थात 0.3 से 0.9 के बीच इनका शोषण गुणांक होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में कुल कितने एटीपी अणुओं का निर्माण होता है? तो देखिए, ग्लाइकोलिसिस क्रिया में कुल 8 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, शोषण गुणांक का मान 1 किस में होता है? शोषण गुणांक का एक किस में होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में। किस में होगा? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12वां। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो मैग्नीज की, ऑक्सीजन की, एनएडीएच का फुल फॉर्म होगा निकोटिनामाइड डाइएडेनिन न्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड डाइएडेनिन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसमें क्या है एनएडी का? तो आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बा सही होगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है संश्लेषण के लिए। बीजांकुरण सीड जर्मिनेशन के समय उत्पन्न होता है मंड, ऊष्मा, प्रकाश और जल। तो बीज अंकुरण के समय क्या उत्पन्न होगा? ऊष्मा उत्पन्न होती है। और यहाँ पे देखिएगा, बीज अंकुरण के समय हमेशा क्या होगा? एनारोबिक रिस्पायरेशन पाया जाता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14वां है, अनाक्षी श्वसन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से बनते हैं। अनाक्षी श्वसन की बात करेंगे तो अनाक्षी श्वसन में हम शर्करा का जो अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है उससे आप सब जानते हैं एल्कोहल, और क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा एल्कोहल का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है, ऑक्सी तथा अनाक्षी श्वसन के मध्य सामान्य पथ क्या है? क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोलिसिस। ये ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन दोनों के लिए क्या होता है? सामान्य होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 16वां क्वेश्चन है, पार्विक अम्ल से एस्टर को एंजाइम एक निर्माण किस परिणाम के फलस्वरूप होता है? अपचयन के, ऑक्सीकृत डिकार्बोक्सिलेशन के, डिहाइड्रोजनेशन के और फास्फोरिलीकरण के। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या जाएगा? ऑक्सीकृत डिकार्बोक्सिलेशन के। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17वां है कि एक से कम शोषण गुणांक किसका होता है? सुक्रोज का, वसा का, ग्लूकोज का और कार्बोनिक अम्ल का। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा वसा का। क्या होता है? 1 से कम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है बाह्य झिल्ली में, अंतः झिल्ली में, F1 कणों में और मैट्रिक्स में। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? F1 कणों में। F1 कणों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? ऑक्सीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्विक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? जब पार्विक अम्ल की बात करेंगे तो इसमें कितने कार्बन होंगे? तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या होती है 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन, साइटोक्रोम का कार्य है। साइटोक्रोम कौन सा कार्य करता है? यहाँ देखिए, ऊर्जा का विमोचन, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और श्वसन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ब, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण। ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे होता है? साइटोक्रोम में होता है, जहाँ पे साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम B1 इत्यादि होते हैं। और वहाँ वहाँ ग्लूकोज से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे बढ़ता रहता है और ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 21वां है, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्वेश्चन नंबर 21वां है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एक पद में, 3 पदों में, 6 पदों में और 12 पदों में। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 का सही आंसर हो जाएगा ब, 3 पदों में निकलती है। श्वसन श्रृंखला में अंतिम साइटोक्रोम कौन सा होता है? साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए और साइटोक्रोम A3। तो क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर क्या जाएगा? साइटोक्रोम A3 आखिरी साइटोक्रोम होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच में कौन सी योजी कड़ी कनेक्टिंग लिंक होती है? साइटोक्रोम
ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, पार्विक अम्ल और एस्टर कोएंजाइम है। तो देखिए जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे और क्रेब्स चक्र की बात करेंगे तो क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस दोनों में ही एस्टर कोएंजाइम ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाएगा? एस्टर कोएंजाइम ए पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां है। 24वां, मैलिक अम्ल का हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है। तो मैलिक अम्ल का हाइड्रोजन ग्रहण किसमें किया जाता है? NAD द्वारा। किसके द्वारा? NAD के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बनाते हैं। NADH2 बनते हैं, कितने बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में NADH2? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा, 2 बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्न में से किस क्रिया में EMP परिपथ का उपयोग नहीं होता है? अर्थात एम्बेडेड मेयरहॉफ परनास पैथवे का उपयोग नहीं होता EMP के ग्लाइकोलिसिस का। तो ग्लूकोज का इथिल अल्कोहल में परिवर्तन, ग्लूकोज का PGAL में परिवर्तन, पार्विक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में अपघटन, ग्लूकोज का पार्विक अम्ल में परिवर्तन, इन चारों में से किसमें EMP का उपयोग नहीं होता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्विक अम्ल का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन। पार्विक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन में अपघटन के समय हम लोग EMP का उपयोग नहीं करते हैं, या पौधे EMP का उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। रेफ्रिजरेटर या कम ताप में रखने पर कई फल कई दिन तक ताज़ा रहते हैं, इसका मतलब क्या है? तो आर्द्रता अनुपस्थित होती है, इन्हें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती, ऑक्सीजन एकत्रित हो जाती है, श्वसन दर बहुत धीमी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा श्वसन दर बहुत धीमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्न में से किसमें क्रेब्स चक्र क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है? किसमें क्रेब्स चक्र क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है? तो 28 का सही आंसर क्या है? देखिए, जीवाणु है, मॉस है, कवक है और सरसों है। तो इसमें देखिए मॉस, सरसों और जीवाणु, ये कवक मतलब फंजाई, आप याद रखिए, तीनों क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। लेकिन जीवाणु क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र का फॉर्मेशन, क्रेब्स चक्र का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। क्वेश्चन 29, लंबी अवधि तक अनाक्षिक श्वसन हो सकता है पत्ती में, बीज में, जड़ में, स्तंभ में? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज में, क्योंकि बीज काफ़ी दिनों तक घरों में रखा रहता है, फिर उसको बाद में उसको बोया जाता है, तब उससे जर्मिनेशन होता है और नए पौधे का निर्माण होता है। तो जब तक बीज घर में रखा रहता है, जब बोया जाता है तो वहाँ पे अनाक्षिक श्वसन लंबे समय तक होता रहता है। निम्न में से कौन सा अम्ल 5 कार्बन यौगिक है? अल्फा क्यूटाग्लूटेरिक अम्ल, ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और पार्विक अम्ल। इनमें से ऐसा कौन सा अम्ल है जिसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्फा केटाग्लूरिक अम्ल, क्योंकि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, सिट्रिक एसिड में 3 हो जाएंगे, पार्विक में भी लगभग 2 होते हैं, 3 होते, सॉरी। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे दोस्तों। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल का क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? ग्लाइऑक्सिलेट चक्र, ग्लाइकोलेट चक्र, सिट्रिक एसिड सिट्रिक अम्ल चक्र और अर्थिनीन चक्र। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 32, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? प्रकाश अपघटन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, मंड का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। ठीक है, किसी भी तत्व का वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है और वहाँ पर फास्फोरस जुड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। क्वेश्चन नंबर 33 है। मंद गति से श्वसन करने वाले पादप अथवा पादप ऊतक कौन से हैं? ऐसे पादप ऊतक जो बहुत धीरे धीरे श्वसन करते हैं, श्वसन गति करते हैं, वो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रौढ़ पौधे में परिपक्व ऊतक, अर्थात ऐसे पौधे जो काफ़ी पुराने हो गए हैं और ऐसे ऊतक जो मैच्योर हो चुके हैं, उसमें श्वसन बहुत धीमे होता है, जबकि नए पौधों में या फिर विभज्योतकी ऊतक या तरुण पौधों में श्वसन क्रिया तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है। रोग ग्रसित पादप के संबंध में पादप में स्वस्थ पादप की तुलना श्वसन दर होती है। जो पौधा रोगग्रसित होगा उसमें पादप, उसमें श्वसन दर क्या होगी, और जो पौधा स्वस्थ होता है उसमें श्वसन दर क्या होती है? दोनों का कंपेरिजन करने पर हमें यह पता चलता है कि रोग ग्रसित पादप में श्वसन दर क्या होगी? अधिक होगी। तो 34 का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 है, श्वसन गुणांक RQ है, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रयुक्त ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ए सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न किस पदार्थ के प्रति इकाई भार में सर्वाधिक ऊर्जा निहित होती है? वसा, कार्बोनिक अम्ल, प्रोटीन और शर्करा। तो 36 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वसा। फैट में सर्वाधिक ऊर्जा निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक सूक्ष्मजीव अनाक्षी विधि से कार्बोहाइड्रेट को अपनी ऊर्जा का स्रोत लेता है, तो इसकी RQ होगी, अर्थात रेस्पिरेटरी कांस्टेंट इसका कितना होगा? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 38 है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ETS में सबसे अधिक हाइड्रोजन ग्राही पदार्थ कौन सा है? FAD, NAD, GDP और PEP। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NAD। क्वेश्चन नंबर 39 है, किण्वन फर्मेंटेशन क्रिया होती है समस्त जीवाणु द्वारा, समस्त कवकों द्वारा, कुछ कवक व कुछ जीवाणु द्वारा, समस्त सूक्ष्मजीवों द्वारा। 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ कवकों और कुछ जीवाणु द्वारा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऊर्जा उपापचय में निम्न में किसका योगदान अति आवश्यक है? जब ऊर्जा का उपापचय करते हैं तो फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम, इसमें से किसका योगदान अति आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस का। फास्फोरस इसलिए क्योंकि हर जगह पे फास्फोरिलेशन होगा और फास्फोरिलेशन में जो भी ऊर्जा, जो ग्लूकोज होगा वो टूटता जाएगा और लास्ट में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ग्लाइकोलिसिस चक्र से होगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, श्वसन गुणांक प्रभावित होता है प्रकाश से, तापक्रम से, श्वसन उत्पाद से, ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति से। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति से ये प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इलेक्ट्रॉन वाहक जो सीधे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देता है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम A3, यूबिक्विनिन और साइटोक्रोम सी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोक्रोम A3। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन वाहक को सीधा ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पार्विक अम्ल से एथिल एल्कोहल बनाने में एंजाइम सहायक होता है। कौन सा एंजाइम पार्विक अम्ल से एथिल एल्कोहल बनाने में सहायक होगा? कार्बोक्सिलेज, डिहाइड्रोजिनेज, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों, कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेज दोनों। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन किन पादपों का विशेष गुण है? C3 पादप, C4 पादप, कैम पादपों का, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C3 पादप का। क्वेश्चन नंबर 55 है, श्वसन के वैकल्पिक परिपथ पेंटोज फास्फेट के खोजकर्ता थे ब्लैकमैन, डिकेंस व वारबर्ग, क्रैब्स, डिस्कन व जोली। 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डिकेंस व वारबर्ग। इन दोनों ने PPP अर्थात पेंटोज फास्फेट पैथवे का खोज किया था, ट्रिपल P से हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नागफनी अपुंसिया में रात के समय RQ क्या होगा? 1 होगा, 1 से कम होगा, 0 होगा और 1 से अधिक होगा। ये हमने इसके पहले एक क्वेश्चन करा दिया है, ये आप लोग खुद से करेंगे। तो आंसर क्या है इसका? सही सी हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रकाश श्वसन में निम्न में से किस अवस्था में होता है? प्रकाश श्वसन निम्न में से किस अवस्था में होता है? न्यून ऑक्सीजन तथा उच्च कार्बन डाइऑक्साइड, उच्च ऑक्सीजन तथा न्यून कार्बन डाइऑक्साइड, न्यून प्रकाश व उच्च ऑक्सीजन, न्यून तापक्रम व उच्च ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च ऑक्सीजन तथा न्यून कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 48 है, श्वसन क्रिया में कार्बन यौगिकों में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी किस रूप में निकलती है? तो श्वसन क्रिया जब कार्बनिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो निकलती किसमें? गतिज ऊर्जा के रूप में। क्वेश्चन नंबर 49, किसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होने पर ATP बनता है? साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम B के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम C के बीच क्या होगा? ATP बनता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली किसके लिए अपारगम्य होती है? इम्परमेएबल होती है। ATP के लिए, NADH2 के लिए, मैलट के लिए और पार्विक अम्ल के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा NADH2। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली अपारगम्य इम्परमिएबल होती है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे दोस्तों, हेक्सेस मोनोफॉस्फेट
की प्रथम क्रिया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें और इस तरह क्लास आपकी चलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 की बात हम करेंगे। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट की प्रथम क्रिया है। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट की प्रथम क्रिया क्या है? राइबोस 5 फास्फेट निर्माण, फ्रक्टोज 5 फास्फेट का निर्माण, 6 फास्फोग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण, ग्लूकोज 6 फास्फेट का ऑक्सीकरण। तो जब हेक्सोस मोनोफॉस्फेट की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, वहाँ ग्लूकोज हमने ले लिया है और ग्लूकोज लिया है, तो वहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। जब ग्लाइकोलिसिस की पहली प्रक्रिया शुरू करते हैं तो ग्लूकोज के साथ में हम क्या जोड़ते हैं? हेक्सोज जोड़ते हैं, तो क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट का ऑक्सीकरण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है। प्रकाश शोषण में ग्लाइसिन का निर्माण होता है। प्रकाश शोषण में ग्लाइसिन का निर्माण कहाँ पे होगा? तो सही आंसर है आपका पराक्सीसोम में। कहाँ पे होगा? पराक्सीसोम में। क्वेश्चन नंबर 53 है। पेंटोज फास्फेट पथ द्वारा ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। 38 एटीपी, 35 एटीपी, 30 एटीपी और 40 एटीपी। तो पेंटोज फास्फेट पथ द्वारा ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से हमको कितना प्राप्त होता है? 35 एटीपी का फायदा होता है, 35 एटीपी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्रेब्स चक्र है, ये क्या है? अपचय क्रिया, उपचय क्रिया, अपचय उपचय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अपचय और उपचय दोनों प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है। 55 की बात करेंगे। क्रेब्स चक्र के विकर एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी पर, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, कोशाद्रव में और F1 कणों में। आप जानते हैं क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ पाए जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाएंगे। तो आंसर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56 है। NADP का NADPH2 में अपचयन होता है। कैल्विन चक्र में, HMS में, ग्लाइकोलिसिस में और EMP में। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, HMS में। क्वेश्चन 57 है। ग्लाइकोलिसिस में ATP निर्माण के अतिरिक्त बनता है। ATP निर्माण के अतिरिक्त क्या बनता है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NADH बनता है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे। क्वेश्चन 58 क्या कह रहा है कि ऑक्सी तथा अनाक्सी शोषण में सामान्य है, दोनों में क्या कॉमन है? क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलिसिस, PPP और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण। तो फिर ऑक्सी और अनाक्सी दोनों में क्या सामान्य है यहाँ पे? तो 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोलिसिस। पहले प्रोसेस ही सामान्य है। क्वेश्चन नंबर 59 है। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बीच में क्या है? ऑक्सैलोएसीटेट का निर्माण, PEP, एस्टर को एंजाइम ए का निर्माण। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 59 का सी सही हो जाएगा, एस्टर एंजाइम को का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 60 है। प्रकाश संश्लेषण व शोषण क्रिया में सामान्य है, दोनों में कॉमन क्या है? तापक्रम, साइटोक्रोम, जल व प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण व शोषण दोनों क्रिया में जो सामान्य है वो क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 60 का बी सही आंसर होगा, साइटोक्रोम। क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों। अंतरा अणुक शोषण, इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन है। अनाक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण, प्रकाश शोषण और क्रेब्स चक्र। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर हो जाएगा अनाक्सी शोषण। अंतराणु शोषण क्या है? अनाक्सी शोषण। क्वेश्चन 62 है। निम्न में से समावयवी यौगिक है। आइसोमेरिक कंपाउंड क्या है? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल, फास्फोग्लिसराल्डिहाइड व डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, फास्फोग्लिसरिक अम्ल व फास्फोग्लिसराल्डिहाइड, इनमें से कोई नहीं। 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोग्लिसराल्डिहाइड व डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। आप जानते हैं ये कहाँ से बनेगा? जब हम फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम, यहाँ पे काइनेज एंजाइम लगेगा, तो यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाता है। एक तरफ क्या बनेगा आपका? एक तरफ बनेगा फास्फोग्लिसराल्डिहाइड, क्या बनेगा? फास्फोग्लिसराइड। दूसरी तरफ क्या बनेगा? डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। क्रेब्स चक्र में मैलिक अम्ल बनता है। क्रेब्स चक्र में मैलिक अम्ल कहाँ बनता है? सक्सिनिक अम्ल से, फ्यूमेरिक अम्ल से, सिट्रिक अम्ल से और अल्फा ग्लूटेरिक अम्ल से। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूमेरिक अम्ल से बनता है। क्वेश्चन नंबर 64 है। यूकैरियोटिक कोशिका में ग्लिसरॉल फास्फेट शटल का कार्य करता है, तो ग्लूकोज के एक अणु के से प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से कितने प्राप्त होते होंगे?
36 अणु एटीपी के प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं कितने? 36 अणु एटीपी के। तो दोस्तों ये रहे आपके श्वसन से संबंधित पादपों में श्वसन या ग्लूकोज से ऊर्जा का निष्कर्षण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन से संबंधित प्रश्न थे और ये आपके पास 64 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे क्या आगे हम लोग और बात करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।